हेलो, गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट। मैं गौरव चावला आरसीवी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूं कि सब बढ़िया ही होंगे। कोरोना महामारी के कारण सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत में हम पढ़ चुके थे। हमने 2 सेक्शन प्रतिशत में कंप्लीट कर लिए थे। एक हमने बेसिक सेक्शन कंप्लीट किया था और एक हमने मल्टीप्लाई फैक्टर सेक्शन कंप्लीट किया था। थर्ड जो सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं अपने, थर्ड सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रेशियो का रिलेट है प्रतिशत के साथ। किस तरीके से अपने को पढ़ना है वो देखिए। देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपने पढ़ने जा रहे हैं रेशियो रिलेटेड विद परसेंटेज बोलते हो या प्रतिशत, ठीक है। रेशियो रिलेटेड विद प्रतिशत, प्रतिशत के साथ संबंध है किसका? रेशियो का। किस तरीके से संबंध है यहाँ पर देखिए, अपने एक क्वेश्चन के बेस पर इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, किसी कॉलेज में बॉयज यानी कि लड़के व गर्ल्स यानी कि लड़कियां की संख्या का अनुपात, किसी कॉलेज में बॉयज व गर्ल्स की संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि बॉयज यानी कि लड़के, बॉयज की संख्या में 20% व लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि होने के बाद का अनुपात ज्ञात करें। इसी के अंदर ही अपने इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो सेम है पर वो पूछ अलग सकता है। क्या पूछ सकता है? वो ये पूछ सकता है कि वृद्धि कुल लिखते हैं, कुल वृद्धि दर प्रतिशत ज्ञात करें। कीजिए, क्वेश्चन करने की कोशिश करें, फिर मैं तो करवाऊंगा ही। हाँ जी, कोशिश की होगी सबने, यही मान के मैं चलता हूं। यहां पर देखिए, किसी कॉलेज में बॉयज, यहां पर देखिए, यहां पर लिख दिया बॉयज तो बॉयज लिखा हुआ है, और गर्ल्स यहां पर लिख दिया मैंने गर्ल्स यानी कि लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है अपने को? 3:, कितना दे रखा है? 4। अपने जो तरीका करेंगे, यहां पर देखो x मान के भी कर सकते हैं। क्यों x मान सकते हैं? यहाँ पर अपने ऐसा मान सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात, इसको 3x मान सकते हैं, इसको 4x। क्यों ऐसा माना जाता है?
ऐसा बच्चों इसलिए माना जाता है क्योंकि जो अनुपात है, अनुपात कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती है, अनुपात कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती है। सर जी ये बात हमें समझ में नहीं आई कि अनुपात कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती है, इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का देखो बच्चों मतलब ये हुआ, यहां पर मैंने लिख दिया 60 और यहां पर मैंने लिख दिया 80। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया 120, क्लियर है, और यहां पर मैंने लिख दिया 160। फिर मैंने एक संख्या अपनी ही मर्जी से और लिखी, यहां पर तो मैंने लिखा 18 और यहां पर लिखा मैंने 24। मैंने 3 संख्या अलग अलग ली, जिसमें से इसको भी ए और बी कहा, इसको भी ए और बी कहा, इसको भी ए और बी कहा। मैं कहूं कि आप इसको अनुपात में चेंज कीजिए, कहोगे सर क्या बात करते हो? कर देते हैं, 20 से काटेंगे 3 और 20 से काटेंगे 4 अनुपात में। मैं कह रहा हूं इसको भी चेंज कीजिए, आपने कहा इसको भी कर देंगे। 6 का पढ़ा में आता है, 6 × 3 18 होता है और 6 × 4 24 होता है। मैं कहूंगा इसको भी कीजिए और आप कहोगे सर इसको भी कर देते हैं। 40 × 3 120 होता है और 40 × 4 160 होता है। सबका जो अनुपात निकल कर आया वो कितना आया प्यारे बच्चों? 3:4, 3:4 और 3:4 यही निकल कर आया। अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करना कि ये इसका भी 3:4 है, इसका भी 3:4 है, इसका भी 3:4 है। क्या कभी अनुपात को देख के ये पता लगा सकते हो कि 3 का मान 60 ही था, 4 का मान 80 था, 4 का मान 24 है, 3 का मान 18 था, या 4 का मान 160 है, 3 का मान 120 था? ऐसा तो नहीं पता लगा सकते, क्योंकि सिर्फ अनुपात को देखकर अपने कभी भी रियल वैल्यू नहीं पता लगा सकते। हाँ, यदि मैं यहाँ पर ये कह दूं कि x का मान 6 है, x का मान कितना है? 6 है, तो यदि यहाँ पर ये 3x होगा और ये 4x होगा, 3x का मान रखोगे 6, 4x का मान रखोगे 6, 6 × 4 24 और 6 × 3 कितना हो गया? 18। तब अपने फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात की बातें थी, सिर्फ आपको इतनी ही बात समझाई, अनुपात कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती और अपने x वाला तरीका देखो बच्चों करेंगे भी नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको आप 300 मान लीजिए, उसको आप 400 मान लीजिए, सभी इससे कैसे मान ले? मैं तो कौन ही मान लू, मान कुछ और मान लो। मैं तो सर जी मैंने शर्त रखी कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर वो चीज मानना जो अनुपात कभी भी चेंज ना हो, अनुपात कभी भी चेंज ना। अनुपात यदि 3:4 भी है क्वेश्चन में, तो हमारे पास 3:4 ही होना चाहिए। सर जी ऐसी कैसे? हाँ जी ऐसी है। अब यहाँ पर देखो मैंने मान लिया 900, मैंने मान लिया 1200, 30 से काटेंगे 300 आएगा, 300 से काटोगे 300 × 3 300 और 300 × 4 1200। अनुपात चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। जब अनुपात चेंज हुआ तो दोनों से आंसर निकाल के देखते हैं। इतनी बात समझ में आई? बॉयज की संख्या यहाँ 300 मान ली और 2 तरीकों से मान ली, फर्स्ट मेथड और सेकंड, जिसमें से इसमें 900 माना और उसको 1200। अनुपात 3:4 है, यदि बॉयज की संख्या में 20%, बॉयज की संख्या में 20% व गर्ल्स की संख्या में 15%, और यहाँ भी बॉयज की संख्या में 20% और गर्ल्स की संख्या में कितना हुआ? 15% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब सर हमें 300 का 20% नहीं निकालना था, तो यहाँ पर देखिए 300 का 20% निकालना है। 300 का 20% कितना होता है? 60 होता है। जब 60 की वृद्धि हो गई तो यहाँ पर बॉयज की संख्या कितनी हो गई है? 360 हो गई है। अब 400 है, 400 में 15% की वृद्धि हुई और 400 का 15% भी 60 ही होता है, 60 होता है। तो यहाँ पर 400, यहाँ पर 60 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 460। नई संख्या होगी बॉयज की 360, गर्ल्स की होगी 460। अब इस तरीके से करोगे तो 900 का जो 20% उस तरीके से ही निकालोगे तो 900 का 20% कितना होता है? 180 होता है। 900 का 20% 180 होता है। 180 की वृद्धि होने के कारण बॉयज की संख्या होगी 1080 और इसका जो 15% होता है 1200 का 15% भी 180 होता है। 180 की वृद्धि होने के कारण यहाँ पर कितना हो गया है? 1380। यहां तक समझ में आया होगा? यहां तक समझ में आ गया क्या? दोनों तरीकों से
तो वृद्धि होने के बाद का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि होने के बाद संख्या कितनी होगी 360 और 460, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 18 आएगा और 2 से काटेंगे 23 आएगा, और तो ये कटेगा नहीं, तो 18 अनुपात निकलकर कितना आ गया 23 आ गया। और यदि इसको काटोगे तो 0 और 0 से कट जाएगा। आप जानते हैं कि 6 के पहाड़े से काट लीजिए, 6 के पहाड़े से काटोगे तो 18 आएगा और 6 के पहाड़ों से काटोगे तो 23 इंटू 6 138 होता है और 6 इंटू 18 108 होता है। यहाँ से भी 18:23 आया, यहाँ से भी 18:23, हमारे आंसर नहीं चेंज हुआ। क्या मेरी बात आप समझ पाए? यदि अच्छे से आप समझ पाए तो इसको आप नोट कीजिए। नोट करें, फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। हाँ जी, नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर देखिए, समझिए आगे बात का। अब यहाँ पर क्या हमारा था 301 के तरीके से करेंगे, इसको तो मैं रफ कर देता हूँ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, एक ये भी पूछ रहे हैं कुल वृद्धि दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कुल वृद्धि दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, तो जब भी कुल वृद्धि दर प्रतिशत पूछेगा तो अपने को डायरेक्ट कर देना है, या तो इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ पर 360 है और यहाँ पर 460 है, यहाँ भी 60 की वृद्धि हुई थी, यहाँ भी 60 की वृद्धि हुई थी, टोटल वृद्धि कितनी होगी 120 की, यहाँ भी 60 की, यहाँ भी 60 की, 360 और 460 कितना हो गया, कितना हो जाएगा 820 हो जाएगा। 400 और 300 कितना हो जाएगा 700। यहाँ पर देखिए 700 कुल संख्या थी, बाद में 820 होगी तो वृद्धि कितनी निकल कर आ गई 120। तो अब मैं यही कहूंगा कि आप इसको डायरेक्ट ही करें। तो वृद्धि कितनी हुई है 120 की, किससे हुई है 400 और 300 700 से। प्रतिशत में निकालना है तो बटा में 16 ऊपर 16 लग जाएगा, इंटू में 7 से काटेंगे तो कितना होता है 17 इंटू 7 बच्चों 119 होता है। 17 सही 1 बटा कितना आ जाएगा 7% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? क्या समझ पाए होंगे आप अच्छे से? मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन को करके देखिए। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:4 दे दिया और बॉयज की संख्या में महीने वृद्धि कर दी 10% और गर्ल्स की संख्या में महीने वृद्धि कर दी 5% की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि होने के बाद का अनुपात और कुल वृद्धि दर प्रतिशत दोनों याद करने हैं। जल्दी से कीजिए फटाफट। आप सेकंड नंबर क्वेश्चन, कीजिए जल्दी से।
हो गया होगा बच्चों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कॉलेज में किसी को नहीं पहला क्वेश्चन आया तो समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए इसी के बेस पर। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो इसको 500 मान लिया और इसको क्या मान लिया 400। अब यहाँ पर देखिए यदि बॉयज की संख्या में 10% और गर्ल्स की संख्या में 5%, इसमें 10% की वृद्धि हुई है और इसमें 5% की वृद्धि हुई है। 500 का 10% निकालेंगे तो 50 होगा, 400 का 5% निकालेंगे तो 20 होगा। आप निकाल लेना, 500 प्लस 50 कितना हो जाएगा, नया बॉयज की संख्या होगी 550, 420 गर्ल्स की संख्या कितनी होगी 420। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वृद्धि होने के बाद का क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो वृद्धि होने के बाद का अनुपात, बॉयज की संख्या हो गई है 550, 420 हो गई है गर्ल्स की, 0 से 0 कट जाएगा और कटेगा क्या, ये और तो नहीं कटने वाला ये, तो अनुपात जो रहेगा वो यही रहेगा 55:42। 5 के पारे से कट नहीं सकता है 42 और 4 के पारे से ये नहीं कट सकता है। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, तो 55 अनुपात कितना ही रहेगा 42 ही रहेगा। क्लियर है बात। अब ये एक बात और पूछ रहा है, कुल वृद्धि दर प्रतिशत, तो यहाँ 50 की वृद्धि हुई है और यहाँ 20 की वृद्धि हुई है, टोटल वृद्धि कितनी हो गई है 70। और किससे हुई है 500 और 400, 900 से हुई है। 70 की वृद्धि हुई है, किससे हुई है 900 से, प्रतिशत में बताना इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 9 × 8 72 होता है और 9 × 7 कितना होता है 63, 7 सही 7 बटा कितना आ जाएगा 9% हमारा आंसर आ जाएगा। मैं यही मान के चल रहा हूँ, आप इतने दिन मेरी रेगुलर क्लास ले रहे हो। यदि आप रेगुलर आपने पिछली वीडियो देखी है तभी देखो आपको ये जो सेक्शन आज की जो क्लास है तभी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, तभी स्पीड से थोड़ा करवा रहा हूँ। ठीक है, यदि नहीं वीडियो देखी है तो पहले उन वीडियोस को देखे, परसेंटेज के जितने भी पार्ट है, फिर इस वीडियो को देखोगे तभी आपको समझ में आने वाला है। तो अगला टाइप लिखते हैं, इसी के अंदर ही किसी ऐसा लिखना कि दो व्यक्ति के खर्च का अनुपात 6:5 है यदि पहले व्यक्ति के खर्च में 10% व दूसरे व्यक्ति के खर्च में 6% की वृद्धि हो जाती है तो कुल खर्च वृद्धि दर प्रतिशत ज्ञात करें। किसी दो व्यक्ति के खर्च का अनुपात 8:9 है यदि पहले व्यक्ति के खर्च में 5% की वृद्धि व दूसरे व्यक्ति के खर्च में 2% की
कमी हो जाती है तो कुल खर्च वृद्धि दर प्रतिशत ज्ञात करें। कीजिए। हाँ जी, कर लिया होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति के खर्च का अनुपात 6:5 दिया हुआ है। तो दो व्यक्ति, यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर दिख रहा है क्या आपको? ऊपर यदि अच्छे से दिख रहा है तो ऊपर लिख देता हूँ, यदि नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको। हाँ जी, अब मेरे ख्याल से आपको दिखेगा दो व्यक्ति के जो खर्च का अनुपात है वो कितना दे रखा है, ए और बी है। इसका खर्च का अनुपात कितना मान लिया, 6:5। इसको 600 मान लिया और इसको क्या मान लिया, 500। यदि पहले व्यक्ति के खर्च में 10% व दूसरे व्यक्ति के खर्च में 6% की वृद्धि होती है तो यहाँ पर देखिए कुल खर्च वृद्धि दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 600 का जो 10% निकालेंगे, 600 का 10% कितना होता है, 60 होता है। अब यहाँ पर देखिए 60 की वृद्धि हुई है, 500 का 6% कितना होता है, 30 होता है। यहाँ 30 की वृद्धि, अपने को बच्चों वृद्धि दर प्रतिशत ही तो पूछ रहा है, तो टोटल यहाँ पर वृद्धि कितनी हो गई है, 60 और 30, 90 की वृद्धि हो गई है। कितने में से हुई है, 600 और 500, 1100 में से। तो यहाँ पर देखिए 90 की वृद्धि हो चुकी है और किससे हुई है, 1100 से हुई है। प्रतिशत में बताना इंटू में, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 11 से काटेंगे तो 11 इंटू 8 कितना होता है, 88 होता है। तो 8 सही 2 बटा कितना आ जाएगा, 11% हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो वृद्धि दर प्रतिशत पूछ रहा था, वृद्धि दर प्रतिशत कितना निकल कर आ गया, 8 सही 2 बटा 11%। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। 4 नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आपने कर ही लिया होगा। 4 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन है। दो व्यक्ति के खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, 8:9। दो व्यक्ति मान लिया, पहला व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी। पहला व्यक्ति 8, दूसरा व्यक्ति 9, इसको 800 मान लिया और इसको 900 मान लिया। पहले व्यक्ति के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि का है, 5% की, और दूसरे व्यक्ति के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी का है, 2%। ध्यान रखना इसमें वृद्धि है और इसमें कमी है, एक में वृद्धि एक में कमी है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। 800 का 5% वृद्धि कितने की हुई है, 40 की। 900 का 2% तो वृद्धि कितने की, कमी कितने की हुई है, 18। क्लियर है, 900 का 2% 18 होता है, 800 का 5% 40 होता है। देखो एक में 40 की वृद्धि हुई है और एक में 18 की कमी हुई है। मैं बोलूं टोटल वृद्धि कितनी हुई है, एक में वृद्धि और एक में कमी, तो टोटल जो वृद्धि निकल कर आ गई वो टोटल वृद्धि अपने पास कितनी निकल कर आएगी बच्चों, 22 की क्या होगी, वृद्धि होगी। 40 हो, एक प्लस का और एक माइनस का, तो माइनस हो जाएगा ना, 22 की वृद्धि हुई। तो ये जो 22 की वृद्धि हुई है वो कितने में से हुई है, 900 और 800, 1700 से हुई है। तो ये 22 की वृद्धि हुई है, कितने में से हुई है, 1700 से। प्रतिशत में बदलने के लिए गुना किसका करते हैं, 100 का, अभी तक तो यही करते आ रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 1 सही 5 बटा कितना आ जाएगा, 17%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो वृद्धि कितने की होगी, 1 सही 5 बटा 17%। इसमें आपका एक टाइप और पूछा जाता है, वो करवा देता हूं, ठीक है। किसी दो व्यक्ति की आय का अनुपात 3:2 है। पहले
आय में यहाँ 10% वृद्धि है, मैं ऊपर की तरफ ये एरो लगा रहा हूं तो वृद्धि है, 10% वृद्धि, और दूसरे व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की कमी करें, कि उन दोनों की कुल आय अपरिवर्तित रहे। ध्यान रखना, आय की जगह वो खर्च भी बोल सकता है, किसी दो व्यक्ति के खर्च का अनुपात 3:2 है। पहले व्यक्ति का खर्च 10% बढ़ जाता है, दूसरे व्यक्ति के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करें, उन दोनों का कुल खर्च अपरिवर्तित रहेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर निकालने का तरीका, क्वेश्चन करने का तरीका नहीं बदलेगा। जो टाइप समझाने की बात है वो समझा रहा हूँ, इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ ले अच्छे से, फिर मैं समझाता हूँ आपको। हाँ जी, हो गया होगा। देखिए, किसी दो व्यक्ति की, ध्यान से समझना, दो व्यक्ति, पहला व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी, इस दोनों की आय का जो अनुपात है वो कितना, 3:2। इसको आपने 300 मान लिया और इसको आपने क्या मान लिया, 200। पहले व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि कहा, 10% की वृद्धि कहा, और दूसरे व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की कमी करें, हमें यहाँ पता ही नहीं है कितने प्रतिशत की कमी करें। तो एक बार मान लीजिए x% की कमी करें कि उन दोनों की कुल आय अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे मतलब क्या हुआ कि पहले भी दोनों कमाकर, मान लो ए और बी दोनों भाई हैं, एक भाई है वो 300 रुपए कमा रहा है और दूसरा भाई है वो 200 रुपए कमा रहा है। अब वो कहते हैं कि उन्होंने घर में कंडीशन रख दी कि आप दोनों की आय में, एक की आय में तो वृद्धि हुई, वो कहते हैं कि हम तो दोनों की आय बराबर चाहिए, पहले भी 500 कमाते थे, अब भी हमें 500 ही चाहिए, ठीक है। या खर्च की बात कर ले, ज्यादातर क्वेश्चन खर्च के बेस पर आता है, आय यदि हो रही है तो कौन मना करता है वृद्धि होने के बाद। तो देखिए, समझने की बात है, 300 का जो 10% है, अब 300 का 10% कितना आएगा बच्चों, 300 का 10% आएगा अपने पास 30 आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब ये जो एक है ए, उसकी जो आय है वो 330 होगी। उन्होंने की कंडीशन ही है कि कुल आय अपरिवर्तित रहनी चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आय कितनी चाहिए, 500 चाहिए। अब एक भाई उसमें 330 कमा रहे, दूसरा कितना कमाए कि टोटल 500 हो जाए। तो आप कहोगे सर जी कमाल करते हो, 500 में से 330 माइनस कर दीजिए, वही इतना ही कमाएगा। तो 500 में से 330 माइनस की 170। तो यहाँ पर देखिए, पहले कितना कमाता था, 200, अब कितना कमा रहा है, 170। यही तो पूछ रहा है कि दूसरे व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की कमी करें। तो 200 से 170 आ गया, तो कितने की कमी हो रही है, 30 की। कितने में से हो रही है, 200 में से, प्रतिशत में बताना है, इंटू में 100। तो आंसर निकल कर कितना आ गया, 2 से काटेंगे तो 15%। जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया, 15% आ गया। एक बात सिंपल सोचना, जब आय अपरिवर्तित ही रहनी चाहिए, तो जितने की वृद्धि कर रहा है उतने की यहाँ कमी हो जाएगी, तो अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ भी 500 है, यहाँ भी 500 है, तो टोटल परिवर्तन कितने का आया, 0 का। तो यदि ये प्लस का 30 है तो यहाँ 30 की कमी कर दे, 30, एक प्लस का एक माइनस का, 30 माइनस 30, तभी तो 0 होगा। तो सीधा डायरेक्ट भी सोच सकते थे, ये निकालने की आपको जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अपने सेकंड मेथड ये समझ सकते हैं। समझ आई मेरी बात क्या, नहीं आई? यदि नहीं समझ आई तो दोबारा जिस बात को बोला उस बात को दोबारा सुने, कि मैंने कहा कि यहाँ 30 की वृद्धि हो रही है, आय में परिवर्तन होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 30 में से क्या घटाऊं, 0 के बराबर हो जाए, तो 30 को घटाऊंगा, बस यही तो बात है, ठीक है। ये जो अपने जो टाइप है रेशियो के, ये अपने पूरे हुए, ठीक है। रेशियो रिलेटेड विद प्रतिशत, इतने ही टाइप इससे पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन देखो, जो टाइप है वो तो यही है। अब क्वेश्चन बच्चा देखो किसी भी तरीके से दे सकता है, वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो बोल सकता है, वो ऐसे बोल सकता है, 3 व्यक्ति है ए, बी और सी, या 3 विद्यार्थी बोल दिए, जिसमें से तीनों के जो अंक है वो 100% है, मतलब कि तीनों
जो कुल पेपर है, पहले का पेपर भी 100 नंबर का, दूसरे का भी 100 नंबर का, तीसरे का भी 100 नंबर का। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले का भी 100 नंबर का, दूसरे का भी 100 नंबर का, तीसरे का भी 100 नंबर का। पहले जो विद्यार्थी है वो तो 60% अंक लाया, दूसरा विद्यार्थी है वो 50% अंक लाया। अब वो पूछेगा तीसरा विद्यार्थी कितने प्रतिशत अंक लेकर आए कि तीनों विद्यार्थियों के कुल अंक है वो 70% रह जाए। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं यहां करवा देता हूं। क्वेश्चन में ये बोल रहा हूं आपको बच्चा कि 3 विद्यार्थी हैं ए बी सी, इनके तीनों के अंक की पेपर जो 100 नंबर के पेपर है, पहला विद्यार्थी तो लेकर आया 70% और दूसरा विद्यार्थी लेकर आया 60%। वो पूछेगा तीसरा विद्यार्थी कितने अंक लेकर आए कि कुल विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है, कुल मतलब कि कुल अंकों का प्रतिशत कितना रहना चाहिए, 70 रहना चाहिए। मान लीजिए इसमें क्या 70 रहना चाहिए, तो टोटल बच्चा पेपर कितने का हुआ 300 का। तो वो कहते हैं कि 300 का कितना रहना चाहिए, टोटल पेपर 70% ही रहना चाहिए ना। टोटल जो अंक है 70% रहना चाहिए, तो 300 का 70% कितना होगा 210 होगा। तो 100 का 70% ये 70 अंक लेकर आया, 100 का 60% ये 60 अंक लेकर आया। 70 और 60 बच्चा कितना हुआ 130 हुआ कि नहीं हुआ, 130 हुआ कि नहीं हुआ। तो टोटल अंक कितने चाहिए 210, तो दोनों लेकर आए 130। तो ये कितना लेकर आए 210 में से 130 माइनस करोगे तो ये कितने अंक लेकर आएगा 80 अंक लाएगा, तभी तो 210 के बराबर होगा। 70 और 60 130, 130 और 80 जोड़ोगे तभी तो 210 के बराबर होगा। अब यहाँ पर इसका मतलब यही तो पूछ रहे हो, तीसरा विद्यार्थी कितने अंक लेकर आए, कितने लेकर आए 80% में पूछ रहा है, तो कितने में से लेकर आए 100% में पूछना है, तो इंटू 100। ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन नोट करना चाहते हो तो लिख लो, मैं बोल देता हूं। 3 विद्यार्थी हैं जिनके अंक तो बराबर है, जिनका पूर्णांक 100 है, तीनों का ही। अब यहाँ पर देखिए पहला विद्यार्थी 70% लाया और दूसरा विद्यार्थी 60% लाया। तीसरा कितने प्रतिशत अंक लेकर आए कि टोटल जो अंक है वो कितना होना चाहिए 70% होना चाहिए। बस इतना ही क्वेश्चन था। तो टाइप जो है वो मैंने बता दिए, लैंग्वेज है को चेंज कर सकता है। अब लैंग्वेज चेंज कर सकता है तो इतना तो घबराने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो लैंग्वेज भी सेट बैठ जाएगी। ये सब कुछ प्रैक्टिस से होने वाला है, प्रैक्टिस से पहले कुछ भी नहीं होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतनी ही ज्यादा अच्छा है। कोई भी बुक को, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अपने कल।